हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी, अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी देश में जो स्थिति है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, जिन्हें मैं अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि बच्चे घर बैठकर इजी गोइंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें रासायनिक बलगतिकी की यानी कि केमिकल काइनेटिक्स की, तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये राजस्थान बोर्ड में यानी कि आरबीएससी के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का है। और अगर सीबीएसई की बात करें तो यह चैप्टर 5 मार्क्स कंटेन करता है, 5 नंबर का है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक बलगतिकी है क्या, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। तो इसमें हम इसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन रासायनिक बलगतिकी की। तो जो रासायनिक बलगतिकी है, ये भौतिक रसायन विज्ञान, रासायनिक जो बलगतिकी है, ये भौतिक रसायन विज्ञान, और भौतिक रसायन विज्ञान इट मींस फिजिकल केमिस्ट्री। तो भौतिक रसायन विज्ञान यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, इसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इट मीन्स रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स। रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स। अभी रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बच्चों, टेम्परेचर हो सकता है, ताप, प्रेशर हो सकता है, दाब, सांद्रता हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन, आयतन हो सकता है, वॉल्यूम, और कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक हो सकता है। हालांकि इसके अलावा भी हो सकते हैं, जिन्हें हम चैप्टर में आगे देखेंगे। ये मेनली कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को यानी कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि, इट मीन्स मैकेनिज्म, का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं, वही जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी शाखा, वह ब्रांच जिसमें अभिक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रेट अफेक्टिंग फैक्टर्स, ताप, दाब, सांद्रता, आयतन, उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि को पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। ये जो काइनेटिक वर्ड है, ये जो काइनेटिक वर्ड है बच्चों, यह ग्रीक भाषा के एक वर्ड काइनेसिस से लिया है। यानी कि जो काइनेटिक वर्ड आया है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, काइनेसिस, वहां से लिया गया है। और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। अब मूवमेंट किसका? मूवमेंट होगा रिएक्टिंग पार्टिकल्स का। यानी कि ऐसे क्रियाकारी अणु जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो जब एक दूसरे के पास आएंगे यानी कि मूवमेंट दिखाएंगे, तो उनके बीच में क्या होगी? अभिक्रिया होगी। और उसी के वेग को हम क्या किसमें देखते हैं? रासायनिक बलगतिकी में देखते हैं। फिर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की।
अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं इन्हें हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल काइनेटिक्स में कितने तरह की हो सकती हैं, उसके लिए हमने दो आधार बनाए हैं। पहला आधार है अभिक्रिया वेग के आधार पर, यानी कि पहला हम बेस क्या ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम जब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो हम इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? अत्यधिक तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरी है बच्चों अत्यधिक धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। और तीसरी है मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अत्यधिक तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अत्यधिक तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, अत्यधिक तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाओं से मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही तेजी से संपन्न होती है, जो बहुत ज्यादा फास्ट हैं, बहुत ही तेजी से जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो इस कैटेगरी में रखी जाएंगी। इट मीन्स वेरी फास्ट रिएक्शन। अब देखिए ये जो अभिक्रियाएं हैं बहुत तेजी से होती हैं, यानी कि सेकंड के भी कुछ पार्ट्स में ये रिएक्शन खत्म हो जाती हैं। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 10 की पावर -16 टू 10 की पावर -14 सेकंड में ये रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं। यानी कि 10 की घात -16 से 10 की घात -14 सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाती है। अब इतना कम अगर टाइम लग रहा है तो ऐसी रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इन्हें हम प्रायोगिक रूप से कैसे इनका मापन करेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर इतना सेकंड के भी कुछ पार्ट्स में, सेकंड के भी बहुत कम पार्ट में अगर रिएक्शन खत्म हो रही है, तो इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं का प्रायोगिक मापन संभव नहीं है। ऐसी अभिक्रियाओं का प्रायोगिक मापन संभव नहीं है। इट मीन्स इन्हें प्रैक्टिकली मेजर नहीं किया जा सकता है, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। और जिन्हें हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उनको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में ऐसी रिएक्शंस को हम स्टडी नहीं करेंगे। तो प्रायोगिक मापन इनका संभव नहीं है और बहुत कम समय में हो जाती है, कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाती है, पलक झपकने से भी पहले खत्म हो जाती है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को एक नाम और दिया गया है, तात्क्षणिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक अभिक्रिया। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शंस हैं ये आयनों के बीच होती है। किसके बीच होती है? बिटवीन द आयंस, यानी कि आयनों के बीच ये अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा HCl प्लस NaOH। अब HCl यहां पर एसिड है, अम्ल है, और NaOH बेस है, इट मीन्स क्षार है। अगर हम बात करें HCl में तो इसमें एक H प्लस है और एक Cl माइनस है, यहाँ पर Na प्लस है और OH माइनस है। जब इन दोनों में रिएक्शन होगी तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से, इट मीन्स NaCl प्लस H2O बनेगा। NaCl यहाँ पे क्या है? लवण है, यानी कि सॉल्ट है, और ये क्या है? वाटर, यानी कि जल है। तो ये बना लवण, सॉल्ट, और ये बना जल, वाटर। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रियाएं करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए और एक एग्जांपल की बात करें तो
AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ पर Ag प्लस है, NO3 माइनस है, और यहाँ Na प्लस और Cl माइनस है। जब आपस में अभिक्रिया होगी, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से, इट मीन्स NaNO3 प्लस AgCl बनेगा। AgCl के साथ मैंने एक एरो लगाया है नीचे की ओर। ये जो तीर का निशान है, एरो है, ये मैंने नीचे की तरफ लगाया है। इसका मतलब है कि जब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे NaNO3 और AgCl, तो जो AgCl है वो NaNO3 में डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि घुलेगा नहीं, और ये AgCl नीचे बॉटम में सेपरेट हो जाएगा। यानी कि जिस किसी भी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया हो रही है, उसके बॉटम में जाकर के AgCl सेपरेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा पेंदे में जाके। तो देखिए, जब भी कोई कंटेंट या कोई भी को प्रोडक्ट नीचे बॉटम में जाके सेपरेट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अवक्षेप। और AgCl जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफेद अवक्षेप बनाता है, व्हाइट पीपीटी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाम देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इट मीन्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट मीन्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए, इसमें भी आयनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, सेकंड एग्जांपल में भी आयनों के बीच अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, यानी कि अत्यधिक तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाओं को आयनों के बीच होने के कारण ही एक नाम और दे दिया जाता है, आयनिक अभिक्रिया। तो इन्हें हम एक नाम और दे देते हैं, क्या? आयनिक अभिक्रिया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे, वो शाखा कहलाएगी रासायनिक बल गतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 3 हो सकते हैं अभिक्रिया वेग के आधार पर, 1, 2, 3। अब देखिएगा, पहला जो हम पढ़ रहे हैं, अत्यधिक तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, यानी कि सेकंड के भी कुछ पार्ट्स में कंप्लीट हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। आयनों के बीच होती है, इसलिए आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत तेजी से होने के कारण इनका प्रायोगिक रूप से मापन संभव नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया और एक अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टाइप, अत्यधिक धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया। तो हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, बी की, जो है अत्यधिक धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएं। इट मीन्स एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। तो देखिए बच्चों, अत्यधिक धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएं यानी कि एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस में, नाम से इसमें भी पता चल रहा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीमी गति से संपन्न होंगी, जो बहुत ही धीमी गति से संपन्न होंगी।
इट मीन्स वेरी स्लो, बहुत ही धीमी गति से संपन्न हो रही हैं, यानी कि इनको खत्म होने में महीनों से वर्षों तक का समय लग जाता है। कंप्लीट इन मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स, महीनों से वर्षों तक का समय इनको खत्म होने में लग जाता है। अब ऐसी अभिक्रियाएं जो खत्म ही इतने लंबे टाइम पीरियड में हो रही हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को भी हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के इनका भी प्रायोगिक रूप से मापन संभव नहीं है। ठीक है, इनको खत्म होने में महीनों से वर्षों तक का समय लग जाता है, इसलिए इनको भी हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इन्हें भी मेजर नहीं किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है ये काफी लंबे समय पर होती है। और लोहे पर जंग कैसे लगता है? जब भी लोहा वायु तथा नमी की उपस्थिति में आता है या वायु तथा नमी के संपर्क में आता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो अत्यधिक धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। दूसरा मैं बात करूं हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, यानी कि डायमंड चेंज इनटू ग्रेफाइट। ये भी एक लंबा प्रोसेस है, काफी लंबे समय में जाकर के अभिक्रिया खत्म होती है। और लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं हम, H2 व O2 की अभिक्रिया से जल का बनना, ये भी एक काफी लंबे प्रोसेस के बाद वाटर फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है। क्योंकि अगर इस रिएक्शन को मैं इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कराऊं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जब H2 और O2 रिएक्शन करते हैं तो जो जल का बनना है ये काफी लंबे टाइम के बाद वाटर फॉर्मेशन होता है, जल बनता है, जल का निर्माण होता है। तो इन वाटर फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2 इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये जो रिएक्शन है ये भी काफी समय में होती है, काफी टाइम लगता है। थर्ड अगर हम बात करें तो ये है मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रिया, मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रिया जिन्हें हम मॉडरेटली स्लो रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, मध्यम वेग से होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, मॉडरेटली स्लो जो रिएक्शंस हैं, ये ना तो बहुत तेजी से होती है, यानी कि न तो अत्यधिक तीव्र है, और न ही अत्यधिक धीमी है, यानी कि ना तो फास्ट है और ना ही बहुत स्लो है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हमेशा होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं के बीच में, इसीलिए हम इन्हें आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि इन्हीं अभिक्रियाओं को एक नाम और दिया गया है, आणविक अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इन्हें हम आणविक अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि अणुओं के बीच में होती है, ना बहुत तेजी से हो रही है ना बहुत धीमी गति से हो रही है। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम पढ़ते हैं, यानी कि इनका प्रायोगिक रूप से मापन संभव है।
या मैं कहूं कि ऐसी अभिक्रियाओं के वेग को हम प्रायोगिक रूप से माप सकते हैं। इनका प्रायोगिक रूप से मापन संभव है। अब बात करें किस तरह के इसमें एग्जांपल्स आते हैं, तो जैसे कि H2 प्लस Cl2 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2HCl बनता है। ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। दूसरा अगर हम एग्जांपल बात करें तो N2 प्लस 3H2 इट मीन्स 2NH3। ये जो रिएक्शन है यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के आपस में अभिक्रिया करने से अमोनिया गैस का जो निर्माण होता है, ये रिएक्शन भी मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रियाओं की कैटेगरी में आती है। थर्ड हम बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर यानी कि एस्टर का जल अपघटन, तो देखिएगा बच्चों CH3 C+O C2H5 प्लस H2। ये जो रिएक्शन है इसमें जो रिएक्टेंट है ये है एथिल एसीटेट। ये बच्चों इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। अगर हम बात करें इसके IUPAC नाम की तो इसका IUPAC नाम है एथिल। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखते हैं, ऑक्सीजन से जो भी चाहे कोई मेटल जुड़ा हुआ हो या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोकार्बन मूलक, तो सबसे पहले एथिल को लिखा और इसे हमेशा हाइड्रोकार्बन रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे एथिल। अगर नामकरण हम सामान्य कर रहे हैं तो हम इसे फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटिल वेलर की फॉर्म में लिखेंगे। और अगर IUPAC नाम कर रहे हैं तो 2 कार्बन को हम एथीन और एस्टर के लिए O8 अनुलग्न लगा के लिखेंगे, एथिल एथीन O8। ये इसका IUPAC नाम है। जब इसका जल अपघटन होता है तो यहां बनते हैं अम्ल तथा एल्कोहल, तो ये बना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और एथिनोइक एसिड इसका IUPAC नेम। साथ में एल्कोहल बनता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और इसी का अगर IUPAC नेम की हम बात करें तो एथेनॉल इसका IUPAC नेम। तो बच्चों ये जो एस्टर का जल अपघटन हो रहा है, एस्टर के जल अपघटन पर हमेशा अम्ल तथा एल्कोहल बनते हैं। अब कैसा हमने एस्टर ले रखा है उसके बेसिस पे ही एसिड और एल्कोहल बनेगी। लास्ट इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ये। जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहां बनता है COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl। तो ये जो COCl2 प्लस HCl बना, ये COCl2 को हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। और ये जो फॉस्जीन गैस है ये बहुत ज्यादा विषैली है, यानी कि पॉइजनस है। तो क्लोरोफॉर्म इधर ये फॉस्जीन गैस बनी है, विषैली है। इस पर हेलोएल्किन और हेलोएरीन यानी कि जो चैप्टर नंबर तुम्हारा 10 है 12th में, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी कि क्लोरोफॉर्म को कभी भी हम खुला नहीं छोड़ते हैं, या क्लोरोफॉर्म को हमेशा गहरे भूरे रंग की बोतलों में यानी कि जो डार्क ब्राउन कलर की बोतल्स में भर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है उसको यदि खुला छोड़ दिया तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस बना लेगा, और जो फॉस्जीन गैस है वो विषैली होती है। असल में जो क्लोरोफॉर्म है इसका हम उपयोग करते हैं अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में, यानी कि हॉस्पिटल्स में इसको एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है।
यानी कि पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर इसकी बोतल को खुला छोड़ा गया तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाएगा, जिसकी वजह से अगर क्लोरोफॉर्म की जगह फॉस्जीन गैस पेशेंट को स्मेल करेगी तो वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो हम आगे देखते हैं आधार सेकंड। ये तीनों टाइप हो चुके हैं जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखे हैं, यानी कि अभिक्रिया वेग के आधार पर 3 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम देख चुके हैं, तीव्र, अत्यधिक धीमी और मध्यम वेग से। अब हम देखते हैं आधार सेकंड। तो सेकंड जो हम बेस ले रहे हैं वो है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर इट मीन्स on the basis of number of steps। ठीक है, तो देखिएगा पदों की संख्या के आधार पर अगर हम देखें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार केमिकल काइनेटिक्स में, तो ये 2 प्रकार हो सकते हैं, 2 टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? ए है साधारण या सामान्य अभिक्रियाएं, और सामान्य अभिक्रियाएं साधारण अभिक्रियाएं, इट मीन्स एलिमेंटरी रिएक्शंस, इन्हें हम प्राथमिक अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। दूसरा है जटिल अभिक्रियाएं, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। तो एक है साधारण अभिक्रियाएं, दूसरा है जटिल अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण अभिक्रियाओं की। ए तो जो साधारण अभिक्रियाएं हैं, साधारण अभिक्रियाओं में क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल और केवल एक ही पद में खत्म हो जाती हैं, एक ही पद में समाप्त हो जाती हैं। रिएक्शंस विच कंप्लीट इन ओनली सिंगल स्टेप, यानी कि केवल एक सिंगल स्टेप में जो अभिक्रियाएं खत्म हो जाती हैं वो साधारण अभिक्रियाएं हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, केवल एक ही पद में समाप्त। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो वही H2 प्लस Cl2 2HCl N2 प्लस 3H2 2NH3। दूसरा अगर हम बात करें जटिल अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में समाप्त नहीं होती हैं, रिएक्शंस विच डू नॉट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, यानी कि एक ही पद में अगर अभिक्रियाएं खत्म नहीं हो रही हैं, यानी कि जिन्हें 2 या 2 से अधिक स्टेप लग रहे हैं खत्म होने में,
2N25 चेंज इनटू 4NO2 प्लस O2, यानी कि जब N25 NO2 और O2 में चेंज होता है तो अगर हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि देखें, अगर इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें तो सबसे पहले जो N25 के 2 मोल हैं, स्टेप फर्स्ट में N25 के 2 मोल में से 1 मोल ब्रेक होता है NO2 प्लस NO3 में। N25 से बना NO2 प्लस NO3। स्टेप सेकंड में ये जो सेकंड एक और मोल बचा हुआ है, रिमेनिंग जो मोल है N25 का, इस एक मोल से ये NO3 रिएक्शन करेगा और बना देगा 3NO2 प्लस O2। 3NO2 प्लस O2। इन दोनों स्टेप में ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में वह स्टेप या वह पद जो धीमा होता है, स्लो होता है, वो वेग निर्धारक पद कहलाता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। वेग निर्धारक पद से मतलब यह है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि का यही पद इस पूरी रिएक्शन का, इस पूरी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा। यानी कि जब कभी भी अभिक्रिया के वेग की गणना की जाती है तो अभिक्रिया के धीमे पद से, यानी कि स्लो स्टेप के आधार पर की जाती है। ये सेकंड स्टेप है, फास्ट कंडक्ट होगा, तेजी से होगा। तो ये जो आधार है सेकंड, पदों की संख्या के आधार पर, उस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हो सकती है, साधारण या प्राथमिक, और दूसरा है जटिल अभिक्रियाएं। साधारण है प्राथमिक एलिमेंट्री रिएक्शन, जटिल अभिक्रियाएं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। साधारण अभिक्रियाएं जो एक ही पद में खत्म हो जाती हैं, दोनों एग्जांपल्स हैं, और भी हो सकते हैं। जटिल अभिक्रिया जो एक ही पद में खत्म नहीं होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, ये एक एग्जांपल है। और भी इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आगे चैप्टर में आते रहेंगे। तो ये हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को 2 आधारों पर। इसके बाद हम देखेंगे अभिक्रिया का वेग नेक्स्ट लेक्चर में।